हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10 एनसीईआरटी बुक जो मैथ का है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 तक का वीडियो है आपको मेरे पार्ट 1 यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उससे उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF 306 और 657 का 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देख रहे हैं इसमें क्या दिया है। जो HCF है 306 और 657 का वो दिया है 9। ठीक है, अब देखिए ये दो संख्या है, इन्हीं दोनों का HCF दिया है 9 और इन्हीं दोनों का LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम देखिए एक को मान लेंगे A और एक को मान लेंगे B। ठीक है, A क्या होता है बताया हूं, पहली संख्या, और B क्या होता है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि पहली संख्या पूरे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणे HCF। ठीक है, देखिए रूल पढ़े हम लोग, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते क्या थे, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम और इंटू में HCF। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए HCF दिया है, हमको LCM निकालना है। तो LCM को एक साइड रहने देंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख रहे हैं कि ये गुणे में इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। तो A इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, अब देखिए A इंटू बी क्या है, अभी मैं बताया उसमें एक A है और एक B है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 306 गुणे ये क्या है 657। ठीक है, और अपॉन में HCF देख रहे हैं तो HCF क्या दिया है 9। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद 9 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में होगा 73। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 73 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 306 और गुणा कर देंगे हम 73 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा 22,338। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया है क्या 22,338। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो 6n का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और n को मैं यहां लिख दिए बाहर, तो 6n हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह देखिए हम क्या लिखेंगे, जबकि देखिए आप लिखेंगे जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए इस रूप में होगा, 2 गुणे 5 और यहाँ पे n के रूप में होगा। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसलिए जो 6n है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना था कि 6n का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 और यहाँ पे n। तो जबकि देखिए जब हमारा जो कोई भी संख्या हो अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए हमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। अगर 5 नहीं रहेगा तो उसके इकाई के प्लेस पे यानी कि वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल देखिए उसका गुणनखंड इस तरह से होगा 2 × 5 और यहाँ पे n। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था सॉल्व हो चुका है आसानी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए ये सभी दोनों भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों है यही हमको बताना है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ये a बराबर दिया है और ये b बराबर दिया है। दोनों को बारी बारी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं a को। ठीक है। देखिए सॉल्व a बराबर क्या दिया है 7 × 11 और × 13 और a + 13। ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन सब में से हम देखिए 13 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 और × 11, इसमें से तो कॉमन लेंगे नहीं। फिर देखिए 13 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा +1। ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 13 और यहाँ पे देखिए इसका मतलब गुणा ही होता है और इसको करेंगे तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 78। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में दो, यहाँ पे लास्ट में भी 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाज्य होने के लिए भाज्य संख्या होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और दो संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। देखिए इसको लिखने से क्या स्पष्ट होता है कि भाज्य संख्या होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और दो संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक के अतिरिक्त और दो संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो इसलिए यह एक क्या है भाज्य संख्या। इसी तरह इसको केवल हमको इसका व्याख्या करना था। ठीक है। चलिए बी वाला देखते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बी वाला क्या दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बी वाले को बी बराबर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 और × 3 × 2 और × 1 और यहाँ प्लस दिया है 5। ठीक है। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम 5 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, देखिए 7 × 6 और ये 5 कॉमन ले लिए हैं तो इसको बाहर लग लिए × 4 × 3 × 2 और एक × 1 ही रहेगा और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 5 कॉमन लिए तो यहाँ +1 बचेगा। ठीक है। अब देखिए जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 × इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1008 और ये +1। ठीक है। फिर अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × आएगा 1009। ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो गुणनखंड है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अतिरिक्त इसके दो अन्य गुणनखंड हैं, दो अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है। तो देखिए इसी तरह से केवल व्याख्या करना था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दिया है, जो आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं। वो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। 18 मिनट का समय लगता है। फिर देखिए लिखेंगे, जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, तो देखिए इतना लिखने के बाद हमें क्या क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि एक ही स्थान से और एक ही समय पर दोनों चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद वो एक ही स्थान पे पुनः एक साथ मिलेंगे। तो देखिए जो ये दो संख्या दी है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो जो एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा तो उसी को हम मिनट में लिख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उतने समय के बाद वो दोनों एक साथ एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें देख रहे हैं कॉमन 3 है और एक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 करेंगे तो एचसीएफ आ गया हमारा 6। और देखिए एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, इसको इस वीडियो में मैं पहले ही बताया हूँ, इस सूत्र होता है एलसीएम निकालने का। देखिए जिसमें a बराबर 12 और b बराबर 18, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 12 गुणे 18 और बटा में हम कर देंगे एचसीएफ 6। तो अगर 6 से इसको हम डिवाइड करते हैं 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणे 3 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 36। यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से प्रश्नावली समझ में आया होगा। इसी तरह से अपना आगे का प्रिपरेशन करने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।